अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान सरकार के 100 दिन 100 झूठ 100 यूटर्न्स अपोजिशन कह रही है, बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां अभी गए हैं वो सिर्फ क्या अपने सियासतदानों को बदनाम कर रहे हैं। इमरान खान साहब सिर्फ अपनी पार्टी के वजीर आजम नहीं, इस मुल्क के वजीर आजम, फेडरेशन की अलामत है, लेकिन हर जगह चोर डाकू बदमाश हमारे पास करप्ट हैं। उन्होंने कहा था मैं कभी इस कशकोल को लेकर, जिस तरह नवाज शरीफ घूम रहा है मैं नहीं घूमूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा। अब किसके लिए गए थे? कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हम गए थे। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो दावत दिए मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब, एडवाइजर टू सीएम है, उनके पास इंफॉर्मेशन का, लॉ का, एंटी करप्शन का पोर्टफोलियो है, सूबाई सलाहकार हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। सर क्या 100 दिन गुजरे नहीं और आपने तनकीद शुरू की है इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर? इतनी तनकीद, कुछ टाइम देना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, कोई ज़बरदस्ती उनको इक़्तिदार नहीं मिला है खान साहब को। खान साहब इक़्तिदार लेना चाहते थे और वो बार बार पाकिस्तान की आवाम को कहते थे कि मैं वो मसीहा हूँ जो कि आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किलात को हल कर देगा। मैं आज से 1-2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू देख रहा था खान साहब का, जो कि 2011 में उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 90 रोज़ काफ़ी हैं इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए, कि अगर मुझे इक़्तिदार मिला तो मैं 90 रोज़ में तमाम चीज़ों को तब्दील कर दूँगा। एंकर ने पूछा, खान साहब 90 दिन कुछ कम नहीं है? कहते नहीं, मैं हुआ तो 90 रोज़ में मैं तमाम मसाइल को हल कर दूंगा, करप्शन को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, गुड गवर्नेंस ले आऊँगा, बेरोज़गारी ख़त्म कर दूंगा। और इसी तरह की बात उन्होंने अपने जलसे जुलूसों में भी करते थे। जब उनको इक़्तिदार मिल गया उसके बाद भी खान साहब ने कहा कि मुझे फ़ौरन जज ना करें, मैं इस कौम को 100 दिन का प्लान दे रहा हूँ और 100 दिन में मैं चीज़ों को ठीक कर दूँगा। 100 रोज़ मुकम्मल हो गए। ये मैंने बहैसियत अपोजिशन के रुकन के, आपने बहैसियत एंकर, या पाकिस्तान की आवाम ने उनको नहीं कहा था बंदूक रखे कि 100 दिन का टाइम फ्रेम दो। ये खान साहब ने खुद फैसला किया कि 100 दिन मेरे लिए काफ़ी हैं इस कौम के मसाइल को हल करने के लिए। अब उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी वो बातें पूरी नहीं कर पाए। जब बातें पूरी नहीं कर पाए तो कौम ने सवाल उठाने शुरू किए। तो पहले तो शुरू में वो ये कहते रहे कि मुझे टाइम दो, इसलिए 100 दिन की इस्तलाह आ गई। अब जब 100 दिन मुकम्मल हो गए तो कहते हैं कि यू टर्न लेना तो बड़े लीडर की निशानी है। मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि गलत बयानी ना करे, एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि अपनी बात पर खड़ा रहे, अपने उसूल के साथ खड़ा रहे। क्योंकि जो शख्स आज यू टर्न एक इशू पर ले सकता है, कल को वो दूसरे तीसरे इशू पर लेगा, तो पाकिस्तान की कौम उसकी किस बात का भरोसा करे। तो मैं समझता हूँ इन 100 दिनों में हुकूमत ने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को मायूस किया है और अपोजिशन ने उस मायूसी की अक्कासी की है और कुछ नहीं। सर 100 दिन पूरे हुए, आपकी तनकीद शुरू है, क्या और टाइम देना चाहिए हुकूमत को? क्या अपोजिशन आवाम के लिए जिस तरह असेंबली के अंदर एक्टिव है पीपल्स पार्टी, इसी तरह रोडों पे भी होगी? देखिए, टाइम तो बिल्कुल देना चाहिए। टाइम तो उनके पास 5 साल का पूरा है, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि इन 5 सालों में ऑपोजिशन उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। गिराना चाहते हैं आप गवर्नमेंट उनकी? नहीं, देखिए, हम तनकीद का मतलब ये थोड़ी है गिराना चाहते हैं। अगर वजीर आजम ये कहता है कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा और फिर वो कशकोल लेके हर मुल्क जाना शुरू हो गया, अगर वजीर आजम कहता है कि मैं 3 माह तक कोई बैरून मुल्क दौरा नहीं करूंगा, लेकिन वो दौरा करना शुरू कर देता है, अगर वजीर आजम कहता है कि मैं पार्लियामान को स्ट्रेंथन करूंगा और महीने में 2 बार आके सवाल जवाब का सामना करूंगा पार्लियामान में, अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? क्या पार्लियामान ने इन 100 दिनों में कोई एक कानून साजी की है? एक तो मुझे बताइए। स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी सर, गवर्नमेंट ही आपकी पूरी नहीं है फंक्शनल। तो आप मुझे बताइए ना कि ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे ना। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होती है स्टैंडिंग कमेटी से, आज तक वो स्टैंडिंग कमेटीज ही नहीं बन गई। तो मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि इन्होंने बातें जल्दबाजी में कर दी, लोगों को खुश करने के लिए कर दी, प्रॉपर तहकीक नहीं की, तो आज इनको पसपाई का सामना हो रहा है और इसलिए बार बार यू टर्न लेते हैं। और जो ये यू टर्न ले रहे हैं, ऑपोजिशन का काम है कि वो उस बात पर उनको क्रिटिसाइज़ करे। हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आपके सामने है कि बिलावल साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा कि खान साहब, इस मुल्क को जो परेशानियां हैं उसमें हमें एक साथ चलने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़े,
हम आपका साथ देंगे, सर, लेकिन ये आपने जिसके- देखा ऐसा नहीं हुआ। जिसके नुमाइंदे हैं, हाथ के बने लीडर हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं, इसके पीछे बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि गैर जमहूरी कुव्वतें, वो कुव्वतें मिलके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। क्या उनको भी जल्द एहसास होगा? मैं समझता हूँ एहसास होना शुरू हो गया है। इस वक्त एक मायूसी की जो कैफियत है वो सिर्फ आपके मेरे दरमियान में नहीं है। अगर आप पूरी कौम से बात करें, आज आप अपना कैमरा लेके रोड पे निकल आएँ तो आवाम सवाल पूछ रही है कि महंगाई में इजाफा हुआ है, बिजली के नरखों में इजाफा हुआ है, तेल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है, अपने घर को ये बचाव करा रहे हैं, बनी गाला में उसको रेगुलराइज करा रहे हैं, और दूसरे जो गरीब आदमी का, मुतवसत तबके का आदमी है, उसके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो मायूसी की फ़िज़ा है, ये मेरी आपकी नहीं है। अब ये पूरी कौम सोच रही है कि ये वो आदमी है जिसने इनकलाब की, तब्दीली की बातें की थी। इसने तब्दीली तो नहीं लेके आया, बट खुद तब्दील हो गया। ये कह रहे हैं कि तनकीद इसीलिए पीपुल्स पार्टी कर रही है कि क्योंकि पीपीपी को पता है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जेल में डालें, कंसेशन, एनआरओ, कोई डील चाहते हैं, इसी वजह से तनकीद करें, और सख्त तनकीद की जा रही है मेरे ऊपर। एनआरओ तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी हमशीरा को, अलीमा खान साहिबा को दिया, जब उनके जो ऑफशोर एसेट्स थे उसकी तफसीलात एफबीआर में जमा हुई और उसको उन्होंने माफ़ कर दिया इशू पे। देखिए, इस पे जीआईटी बननी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर जीआईटी हमारे लिए है तो फिर इनके लिए भी होनी चाहिए। मैं बहैसियत पाकिस्तानी एक सवाल पूछता हूँ कि 1992 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने, उसके बाद खान साहब ने कोई नौकरी नहीं की। उनके क्या वो ज़राए हैं पिछले 26 साल से जिसके बेसिस पर उन्होंने इतनी बड़ी एक सियासी जमात खड़ी कर दी? वो कौन से ज़राए हैं जिसके बेसिस पर वो इतने बड़े महल में रहते हैं? उनके पास ऐसे कौन से ज़राए हैं कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स में सफ़र करने की वो लग्जरी भी है? वो ज़राए बताएं तो सही, हमें समझ नहीं आता। मैं तो 26 रोज़ बर्दाश्त ना कर सकूँ किसी आमदनी के बगैर। आप भी मेरे ख्याल में 26 रोज़ आमदनी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। खान साहब ने माशाल्लाह 26 साल गुजार दिए, पता नहीं कौन सी सेविंग्स थी उनके पास। फंडिंग केस की सफाई भी पेश नहीं कर सके थे। डिमांड करेंगे आप? हम तो डिमांड कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ खान साहब को जहाँ जहाँ जिस जिस कोर्ट ने समन किया है उन्होंने यू टर्न ही लिया है। अगर वो आके इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन भी छोड़ें, आवाम के सामने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। बट मैं समझता हूँ जो सवाल आज आप हम पे उठा रहे हैं उन सवाल का निशाना आपकी तरफ भी है, आप भी ज़रा जवाब दीजिए। फरियाल टालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब जो पेशियां भुगत रहे हैं एफआई, इसके पीछे इमरान खान है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब तो एक टूल हैं। ऐसी पेशियां तो पिछले कोई 40-42 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही है। भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ 1977 में कार्रवाई स्टार्ट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, वो आज भी जारी है। जरदारी साहब हों, फरियाल बीबी हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई और लीडर हो, उन्होंने इन तमाम कार्रवाइयों का सामना किया है। हमें परेशानी नहीं है, हम आवाम के बीच में थे, बीच में इंशाल्लाह बीच में रहेंगे। इस तरह की कार्रवाइयों से हम घबराने वाले नहीं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मैं उनको समझता हूं, ये इसलिए हो रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट मैंने की थी। क्या वाकई उसकी वजह से हमला है? 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहते हैं? पावर जो जितने भी दिए गए थे, चाहे आइडियल नहीं थे, इतनी खुद मुख्तारी नहीं थी, जितनी भी दी गई थी, कुछ तो था जो दिया गया था, उसको रोल बैक करने के लिए इसी वजह से आसिफ जरदारी साहब को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, 2-4 इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो ये, वो पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज करना चाहते हैं, आसिफ साहब को, फरियाल बीबी को प्रेशराइज करना चाहते हैं। बट उनको देखना चाहिए कि जब कभी भी आसिफ साहब आते हैं पब्लिक में या फरियाल बीबी आते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक इत्मीनान है, वो नज़र आता है कि वो उन चीज़ों से परेशान नहीं होते। अब आप आ जाइए जो आपका दूसरा सवाल है कि 18th अमेंडमेंट कोई पीपल्स पार्टी ने अकेले ये कारनामा नहीं। पीपल्स पार्टी की ख़ास बात ये थी, आसिफ अली जरदारी साहब की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और पार्लियामान से एक मुत्तफ़िका तरमीम कराई, 18वीं तरमीम, जिसके अंदर पार्लियामान को स्ट्रेंथन किया गया। जिस पार्लियामान की आज ये बात करते हैं, जिसकी समरात ये आज खुद फील कर रहे हैं, वही पार्लियामान को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी मुझे पीटीआई के अंदर कन्फ्यूजन नज़र आती है। कुछ वज़रा इनके कहते हैं कि बिल्कुल जी 18th अमेंडमेंट ख़त्म होनी चाहिए, बट कुछ वज़रा जो हैं वो उसके हक़ में भी बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से आ जाना चाहिए इस बारे में, ताकि कौम भी फैसला कर ले। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसे 100 दिन क्या, ऐसे 100 दिन 100 बार गुजर जाएंगे, पीटीआई वाले अपने दिमाग में क्लियर नहीं हो क्या आप तवक्को रखते हैं एफआईए से, नेब से वो पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ करेगी?
देखिए, माजी में तो पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं किया गया। अगर इंसाफ किया जाता तो आसिफ अली जरदारी साहब 11 साढ़े 11 साल जेल में नहीं रहते, हामिद सईद काज़मी साहब 3 साल जेल में नहीं रहते, शर्जील मेमन साहब भी जेल में, डॉक्टर आसिम हिरासत में रहे, हमारे और इतने सारे जो लीडरान हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उन सबको बेलें करानी पड़ती हैं। इसके बरक्स पीटीआई के जो दोस्त हैं, ख्वाह वो इमरान खान साहब खुद हों, परवेज़ खटक साहब हो, असद कैसर साहब हो, अलीम खान साहब हो, इनके खिलाफ भी नैब की गालिबन इंक्वायरियाँ चल रही हैं, बट इनको किसी कोर्ट में जाके अपनी बेल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। नापाक इत्तेहाद है, नेक्सस है तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट और नैब का। मैं नापाक इत्तेहाद या इत्तेहाद नहीं कहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कानून का इतलाक़ होता है तो हर पाकिस्तानी के ऊपर बराबरी की तरह होना चाहिए। ये तफरीक नहीं करनी चाहिए कि ये बंदा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और ये बंदा ड्राई क्लीन से ताल्लुक़ करता है। क्या नवाज शरीफ की खामोशी सियासी मुस्तकबिल बचाना है या डर है कैसे से? मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब तो मियाँ नवाज शरीफ खुद दे सकते हैं कि आया वो प्रेशर में है, नहीं है। माहौल को ठंडा कर रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी सियासी शख्सियत जिसके अंदर सियासी बसीरत हो, जिसके अंदर तदब्बर हो, वो कभी रिएक्टिव नहीं होता, वो चीज़ों को देखता है, समझता है, उसके बाद बात करता है। और यही चीज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने मफामत की पॉलिसी में हमेशा अपनाई और आपने देखा कि उसके पॉजिटिव असरात पाकिस्तान की कौम को मिले। तो मैं समझता हूँ यही बेटर सेंस इंशाल्लाह प्रिवेल करेगा। और सर दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि मैं इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा। चले गवर्नमेंट डिलीवर करे जो इनको मैंडेट किया, जो इन्होंने वादे किए हैं, और उसके बाद ही अचानक आसिफ जरदारी एपीसी के लिए भी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं करारदाद भी लाए। और यह कि इन्होंने हुक्मरानी बेहतर नहीं की, ये नहीं कर सकते, नाअहल गवर्नमेंट है। क्या दोनों चीजें गुड कॉप एंड बैड कॉप खेल रहे हैं? मुफाहमत भी चाहते हैं, थोड़ा प्रेशर भी देते हैं। क्या यही चाहते हैं कि मेरे साथ मुफाहमत हो गई तो ठीक है, गवर्नमेंट को जिस तरह नवाज शरीफ को 5 साल चलने दिया जाए, इनको भी चलने दिया जाएगा? देखिए, हुकूमत चलेगी तो बात होगी ना। आसिफ साहब ने तो कहा हुकूमत चले, बट आप मुझे बताएं क्या 100 रोज में हुकूमत चली है? 2 कदम आगे रहती है, 4 कदम पीछे चले आती है, 1 कदम आगे बढ़ती है, 4 कदम पीछे हो जाती है। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि चल ही नहीं रही, एक ऐसी हुकूमत जो कि कंफ्यूजन का शिकार क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकती है अगर नंबर्स हुए ऑपोजिशन के पास। नंबर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिंध में वो कोशिश कर सकते हैं। सिंध में अगर उनके पास नंबर्स हुए, मेरे ख्याल में 11 साल से कोशिश तो कर रहे हैं नंबर्स की। इतलात हैं आपको, कोशिश की जाती है। ये हम आप जैसे दोस्तों से मीडिया पे सुनते हैं कि बड़ा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जियाला एमपीए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़िलॉसफी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, शहीद भुट्टो, शहीद बीबी के नज़रिए के साथ मुखलिस था, मुखलिस है और मुखलिस इंशाल्लाह रहेगा। ईमानदारन बताएं मीर साहब, देखिए, तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। जिस शख्स ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, अवाम ने उस शख्स को छोड़ दिया। नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, आप बाशऊर आदमी हैं, कौम को भी पता है कि उन लोगों का क्या हाल हुआ। सर, सबसे पहले कहते हैं कि इस दौर के अंदर जिस तरह हालात बेहतर थे काफ लीग के, और काफ लीग को माहौल दिया गया था, तहरीक इंसाफ को उससे ज्यादा माहौल दिया गया है। किस चीज़ का माहौल? एक फ्रेंडली माहौल है, पूरी असेंबली में आए जाए ना आए, जिस तरह की हुक्मरानी हो, जो कुव्वतें जिनको सपोर्ट करती हैं, लाती हैं, वो उनके साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ही माहौल है इनके लिए। आपकी मुस्कुराहट हर चीज़ का जवाब खुद ही दे रही है। मैं समझता हूँ कौम भी बड़ी समझदार है हमारी, सबको अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग पार्लियामान की बात करते थे वो पार्लियामान में नजर ही नहीं आते। सर, पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक, आपकी वालदा एक पॉलिटिशियन थी, बड़ी डायनामिक थी, बड़ी सीजन थी, उन्होंने सियासत को बीबी के साथ, आप भी क़यादत के साथ है। आपको ये सारी सूरत हाल लग नहीं रही कि जमहूरियत टारगेट है, पार्लियामेंट टारगेट है, उसको कमजोर किया जाए, सियासतदानों को इस तरह अवाम के अंदर पेश करो कि वो चोर हैं, करप्ट हैं, पूरी सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जा रहा है? ये मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है, और यही सबसे मनफी चीज़ पीटीआई की है कि पीटीआई ने गालम गलोच की सियासत को, इल्ज़ाम तराशी की सियासत की तरवीज की, और कौम इसी वजह से आज मायूसी का शिकार है कि ये वो लोग हैं जो तब्दीली की बात करते थे। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान जो है उसकी स्ट्रेंथ आईने पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान की आवाम से आती है। ये पीटीआई की मोहताज पार्लियामान नहीं है। पीटीआई खत्म हो जाएगी, पार्लियामान कभी खत्म नहीं हो पाएगा, डेमोक्रेसी इंशाल्लाह रहेगी। सर, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब मेरे साथ हैं। वेलकम बैक। सर, एक आम तासुर है, उसको भी थोड़ा सा करेक्ट करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आप, लॉ भी आपके पास है, कि मीडिया ट्रायल बहुत हो रहा है, कोर्ट ट्रायल कम है, क्या हकीकत है? कोर्ट ट्रायल तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ।
कोई केस फाइल हुआ हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ तो बात करें। अभी तक तो हम मीडिया पे कुछ दोस्तों को देखते हैं कि अचानक आ जाता है सारी मीडिया के अंदर, चेयरमैन साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नोटिस आ गया, जरदारी साहब को आ गया, फरियाल टालपुर साहिबा को आ गया, फिर आप कहते हैं ऐसा तो कोई नोटिस ही नहीं मिला। बिलावजा इसको हाइप दी जा रही है, इसको बिलावजा मार्केट के अंदर जो है ना इसको करना डैमेज करने के लिए कह रहे हैं। क्या यही नहीं, मुझे बताएं कि नोटिस आने से क्या फर्क पड़ता है? आया है सर्विस। इमरान खान साहब के तो वारंट्स इशू हुए थे, क्या फर्क पड़ गया? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो उस इल्ज़ाम का फैसला ना आपने करना है ना मुझे करना है, वो अदालत ने करना है। जब अदालत में केस फाइल होगा तो ये प्रोसिक्यूशन हुकूमत के कंट्रोल में, हुकूमत साबित करे कि जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं वो दुरुस्त है। अगर उन्होंने साबित कर लिया तो मुझे सजा हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने साबित नहीं कर पाए तो मुझे सजा नहीं होगी। नोटिस वैसे तो हुआ सजा, मीर साहब इतना तो स्पेस देना कि किसी सियासी शख्सियत को, वो लाखों वोट लेकर आया है, इज्जतदार शख्स है, कि कोई सज़ा होती नहीं है, कोई केस फाइल नहीं होता और टीवी पर टिकट्स चलने शुरू हो जाते हैं, खबरें हो जाती हैं कि जी इसने ये काम कर लिया, इसकी ये चोरी पकड़ी गई। खुदारा तहम्मुल के साथ कोर्टों को उनका काम करने दें, कोर्ट फैसला करेगी किसने क्या किया। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आपने मैंने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया, मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने दी। हमारे खिलाफ अगर केस फाइल हो तब बात की जाएगी, लेकिन इस वक्त तो कोई केस है नहीं। सर नोटिस हुआ है बिलावल साहब को? मेरे पास इत्तला नहीं है कि उनको नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ। उनके जो स्पोक्समैन है वो इस बात की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हुआ है। तो मेरे ख्याल में 1-2 रोज में क्लियर हो जाएगा कि आपकी बात ऑथेंटिक है। जरदारी साहब, प्रेशर है कि माइनस हो जाएं, सियासत से बाहर हो जाएं, पीपल्स पार्टी को हम स्पेस देंगे, ऐसी कोशिश हो रही है माइनस करने की। नवाज शरीफ भी माइनस हो गया, कायदे तहरीक भी माइनस हो गया, आसिफ अली जरदारी साहब को भी। क्या बैलेंसिंग एक्ट की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो चीज़ नेचुरल नहीं होती ना वो सस्टेन नहीं हो सकती। तो इस तरह की मंतक लोग लाने की कोशिश कर लें। 2002 के अंदर उन्होंने मंतक लाए थे कि जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनाया, शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म बनाया, क्या हुआ? ख़त्म हो गया ना। तो इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आवाम के दरमियान बैठते हैं, जिनका जेन्युइन मैंडेट है, उसके अंदर ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ ये फैसला ना आप करेंगे ना मैं करूँगा। माइनस प्लस जो भी करना है पाकिस्तान की बाशऊर अवाम ने करना है, और पाकिस्तान की बाशऊर अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। ईमानदारन क्या कहते हैं, नवाज शरीफ माइनस हो गया है? अभी तो कानूनी एतबार से आप समझ सकते हैं कि वो माइनस हुए हैं। रेजिस्टेंस नहीं है पार्टी के अंदर, वोट को इज्जत दो, वो वाली रेजिस्टेंस नहीं रही, खामोश हो गए। देखिए, बाहर नहीं लोग निकले, गिरफ्तार होता है लीडर, लोग बाहर निकलते हैं, जेलों में जाते हैं। भाई भी नहीं निकला, भाई भी वापस चला गया एयरपोर्ट से। देखिए, यही डिफरेंस है एक जेन्युइन सियासी हकीकत में और मैनेज्ड सियासी जमातों में। पीपल्स पार्टी जब कभी भी इन ऑपरेशन का सामना किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर कोई शब खून मारने की कोशिश की गई, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर निकलती है, सड़कों पे ठाटे मारता हुआ एक समंदर होता है आवाम का। ये चीज़ आपको नून लीग में नज़र नहीं आती। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा कि वोट को इज़्ज़त दो। अगर मियाँ साहब ने अपने 4 साल इक़्तिदार में पार्लियामान को इज़्ज़त दी होती तो मेरे ख्याल में ये बात जस्टिफाइड होती, लेकिन उन्होंने कभी इज़्ज़त नहीं दी। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपनी सदारती पावर्स थी उनको सरेंडर किया और पार्लियामान को मजबूत किया। गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ हमारे 2 वज़राए आज़म थे, असेंबली में मौजूद होते थे। कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह हमारे 2 वज़राए आला थे, असेंबली में मौजूद होते थे। आज भी मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं, असेंबली आते हैं, बल्कि क्वेश्चन आवर सेशन में जो वजारतें उनके पास हैं, महकमे उनके पास हैं, उनके जवाब भी वो खुद देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारे सियासी लीडरों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि जिस पार्लियामान की इज़्ज़त की बात वो करते हैं उस पार्लियामान को उन्होंने खुद इज़्ज़त दी या नहीं दी। मियाँ साहब ने अफसोस के साथ वो इज़्ज़त नहीं दी, इमरान खान साहब ने इन 100 दिनों में कोई इज़्ज़त नहीं दी। तो ये एक हकीकत है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गिलानी साहब हों, राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, इवन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, उन्होंने पार्लियामान को इज़्ज़त दी। खान साहब और मियाँ नवाज शरीफ ने उस तरीके से पार्लियामान को इज़्ज़त नहीं दी जो कि पार्लियामान जिसका मुस्तहक है। सर, आपने कहा कि इदारे, ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट के अंदर होना चाहिए, कानून सजा दे, अदालतें, काजी सजा दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनको हिसाब देना पड़ेगा जिन्होंने लांचों में पैसे भेजे हैं। कहना चाहिए था।
लांचों में किसने पैसे भेजे आपको पता है, क्योंकि लांचों में पैसे गए होते तो पता चलता, किसी अकाउंट में जाते, कौमी खजाने में जाते। ये इतनी बड़ी बात कहना, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे। एक और बात, आपका अपना बंदा, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने करप्शन की है। क्या कहें? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जिस किसी ने पाकिस्तान में लूट खसूट की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाएं आप, ये जो लॉन्च वाली बात है, एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने ये टीवी पर गालिबन बात की थी कि लॉन्चों से अरबों रुपए पकड़े गए। आज वो खुद साहब कहाँ पर हैं? जेल में। बस, तो मैं समझता हूँ ये इस बात की अक्कासी करता है कि इल्ज़ाम लगाने वाले, ये मकाफात अमल है, ये मेरे खुदा की कुदरत है कि जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया, किसी की पगड़ी उछाली, अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया। आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, बड़ी स्पीचेस कर रहे हैं और बता रहे हैं साजिश कहां कौन कैसे कर रहा है। नवाज शरीफ खामोश, आसिफ जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं। उस टाइम नवाज शरीफ एक्टिव थे, आसिफ जरदारी खामोश हैं। वजह क्या है? आसिफ जरदारी साहब एक्टिव हो तब भी आप लोगों को इशू है, एक्टिव ना हो तब भी आप लोगों को इशू है। गवर्नमेंट को है, हमको नहीं है। नहीं, मैं मुखातिब तो अभी आप इमरान खान को है। चले मैं खान साहब की तनकीद कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये अपोजिशन इस वजह से करप्शन बचाना चाहते हैं। अगर जरदारी साहब मैटर नहीं करते तो खान साहब को फिर चीखना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कहीं कहीं खान साहब को ये परेशानी है कि आसिफ अली जरदारी जब एक्टिव होता है तो वो सियासत का बादशाह है, वो किस तरीके से आवाम के अंदर उसकी एक्सेस है, किस तरीके से वो मफामत के साथ लोगों को एक साथ लेकर चल सकता है। मैं समझता हूँ इस बात की परेशानी खान साहब को होगी और होनी भी चाहिए। सियासत के बादशाह, जोड़ तोड़ के माहिर, मुफाहमत के भी बादशाह हैं। आपको पड़ रहा है घेरा तंग कर रहे हैं कुछ कुव्वतें, केसेस पहले भी हुई हैं, कोशिश, कोई एमएनए, कोई एमपी है, प्रीवियस मिनिस्टर, चाहे मोहतरम कायम अली शाह साहब के ऊपर भी नोटिस हुए, उनको भी यही कह रहा है। काफी एमएनए एमपीएस आपको पता है बेल के ऊपर हैं। ये सब टारगेट है सर। इसी कोर्टों ने आपको रिलीफ भी दिया है आसिफ जरदारी साहब को। आज अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो ये आपके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कभी तंग करते हैं, कभी घेरा तंग करते हैं, बट तंग तो करते हैं। लेकिन तंग करने का मैं समझता हूँ कोई इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं वो पीछे नहीं हट रहे। हम तो आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अदालतों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ अदालतों ने हमेशा इंसाफ का बोलबाला किया, सिवाय एक दो जो बीबी के साथ इंसाफ हुआ था, नहीं हुआ। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बहाल हुई थी, करप्शन पे उन पे भी चाहते हैं, इनके भी। बीबी की हुकूमत बहाल नहीं, उनकी। मैं तो और पीछे जाता हूँ ना कि पहला तो मैं समझता हूँ इंसाफ को पामाल किया गया था 1979 में, जब भुट्टो शहीद की फांसी का फैसला किया गया। उसके बाद बीबी की जब हुकूमत आ गई तो हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता, कोर्टों ने हमको रिलीफ नहीं दी। दूसरी बार डिसमिस किया गया, आसिफ साहब को 11 साल जेल में रखा गया, बड़ी देर बाद उनको रिलीफ मिली। बट उसके बावजूद देखें कि कभी पीपल्स पार्टी ने अदालतों के ख़िलाफ़ वो लहजा नहीं इख्तियार किया जो ये लोग करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं अदालतें जो हैं वो किसी की पर्सनल मीरास नहीं है, वो पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है। अगर मैं अदालत के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो मैं किसी एक शख्स के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात कर रहा हूँ। तो यही वो सियासी तदब्बुर है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में नजर आता है और बाकी लीडरशिप में आपको नजर नहीं आता। इफ्तिखार चौधरी के बारे में तो आप बड़े कहते थे कि ये सियासी जज है, पीपल्स पार्टी का मुखालिफ है, ये चमक के साथ। देखें, अदालत के बारे में नहीं कहते थे, इफ्तिखार चौधरी के बारे में कहते थे, और वक्त ने साबित किया कि जो हम बात करते थे वो सही साबित हुई। यही तो बात नवाज शरीफ भी कहता था, आप कहते थे अदालतों की तौहीन कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया, आपको याद होगा 97। उसके बाद अभी इस टाइम जब उनको अंदर नहीं किया, जब जीटी रोड के ऊपर थे, जब तनकीद कर रहे थे, आप कह रहे थे नहीं अदालती फैसला इनको मानना चाहिए। एतराज तो आपको भी फैसलों पे रहा है तारीखी तौर। बिल्कुल, और एतराज़ हमारा राइट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है, बट एतराज़ करने का तरीका होता है ना। अगर मैं गालम गलोच से एतराज़ करूँगा, अगर मैं एतराज़ ये करूँगा कि ये अदालत ही सही नहीं है, ये गलत है। मेरा किसी जज से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो मेरा जज या तुम्हारा जज नहीं, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी इज़्ज़त करना हम सब पर वाजिब है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी उसी तरीके से इस चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहिए जब वो लीडरान से बात करें। लेकिन सिंध के हवाले से एक अपना ही एक तासुर है, मैं कहता हूँ वो भी बात आप जो है ना एक मेन लीडरशिप में आपके पास ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज हैं, आप जरूर उसके बारे वर्कर हूं मैं तो वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, 2-3 आपके पास। मुझे आप ये बताएं
उन्होंने कहा है कि कालाबाग डैम भी जरूर बने और हर इंच पे जो है ना मैं डैम बनाऊंगा इंडस रिवर के ऊपर। क्या कहेंगे? केसेस 18 लाख पड़े हैं और इन चीजों में जी बादशाह डैम की बात समझते हैं, सब कुछ है, एक 18 लाख 18.5 लाख केसेस पड़े हैं और डैम की बात करना। एक चीज मैं बताऊं, मैं इतना मैच्योर नहीं हूं जिस तरह आप है, मैं स्टूडेंट हूं ला का, लेकिन मुझे पानी का फैसला तो सीसीआई में होता है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सीसीआई में इसका फैसला होता है और सीसीआई में ही फैसला होना चाहिए इसका। देखिए, जहाँ तक कालाबाग डैम का सवाल है तो ये मामला कोई सिंध का मामला नहीं है। पाकिस्तान की वफाक में 4 इकाइयाँ हैं, 3 इकाइयाँ जो हैं 3 भाई कह चुके हैं कि हमें कालाबाग डैम नहीं चाहिए। तो इन रेजोल्यूशंस की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि कालाबाग डैम तो एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर तो बात करना भी वक्त का ज़िया है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान जो पानी के आबी वसाइल के इस वक्त मसाइल में से गुजर रही है, हमें एक प्रॉपर कॉन्क्रीट वाटर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि डैम बने, लेकिन बड़े डैम ना बने, छोटे डैम बने, ताकि आप जो पानी की तरसील है तमाम कौम के लिए उसको इंश्योर करा सकें। और यही चीज़ हमने सिंध में अपने लेवल पर करके दिखाई है कि हमने सिंध के अंदर छोटे डैम्स, छोटे रेजरवॉयर्स बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि हम फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जो सस्टेनेबल हो। 14 अरब डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट है मीर साहब डैम बनाने के लिए। हम डैम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बट हम ये समझते हैं कि अगर किसी की रिजर्वेशंस हैं तो उन रिजर्वेशंस को दूर करना चाहिए और दूर करने के बाद चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की अदालत में केसेस की, इस बात से भी मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इंसाफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अदालत को भी इसी बात पर फोकस करना चाहिए। जो इंतज़ामी मामलात हैं वो हुकूमतों पर छोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर छोड़ दें और फोकस इस बात पर करें कि हर आदमी को इंसाफ मिले और इंसाफ का बोलबाला हो। फवाद चौधरी साहब डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को करे थे, अवाम के लिए कसाई हैं, अवाम को इन्होंने कसाई साबित हुए हैं। जिस तरह बकरे को जो है ना कसाई काटता है, इस तरह अवाम को इन्होंने काटा है। इस तरह पर्सनल अटैक क्या है? कोई स्ट्रैटेजी है डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए कि हमने किया तो कुछ भी नहीं है, चाहे डाइवर्ट अटेंशन तो करें कोई बयान देकर, कोई स्ट्रैटेजी है? मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद साहब माजी में परवेज़ मुशर्रफ के लिए भी इसी तरह उनको डिफेंड करते थे। उसके बाद गिलानी साहब, जरदाई साहब की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसको भी इसी तरह डिफेंड किया। घर के बेदी हैं, घर के बेदी हैं, लंका ढाए, हाँ, जो सबसे ज्यादा नुकसान का। तो ये तो मैं समझता हूँ फिर खान साहब को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस शख्स का चुनाव किया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात का काम प्रोपेगेंडा करना नहीं है, वज़ीर इत्तलात का काम शोर शराबा करना नहीं है। वज़ीर इत्तलात का काम है इत्तलात की रसाई, इत्तलात की तशहीर करना कि हमारी हुकूमत ने ये अच्छे काम किए, हमारी रियासत पाकिस्तान ने ये अच्छे काम किए। तो जो अच्छे काम हैं उन पर अगर वो तवज्जो मरकूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। बाकी इल्ज़ाम तराशी से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर हो गई है, ये झूठी बातें, इस तरह की इल्ज़ाम इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोकस इस बात पे करें कि उनको अल्लाह ताला ने जैसे तैसे करके इक़्तिदार दे दिया है, अब इक़्तिदार आ गया उनके पास, आपने किस तरीके से डिलीवर किया। चूँकि उनके पास उन चीज़ों के जवाब नहीं है तो इसलिए इस तरह की इल्ज़ाम तराशी। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम सर। इदारे अपनी डोमेन में रहकर काम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं अपने दायरा इख्तियार में रहकर या दूसरों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए और जब जब इदारे अपना काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि उनके दौरे इक़्तिदार में क्या इदारे जो हैं वो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ ये उनकी अथॉरिटी की इंक्रोचमेंट है और उनको इस बात पर जुडिशियल एक्टिविज्म की बिलावल साहब ने बात की थी, जो मुदाखलत हो रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म खतरनाक है जमहूरियत के लिए। एक एतजाज़ साहब की नज़म थी जो लॉयर्स मूवमेंट में स्टार्ट हुई, उसका एक मिसरा मैं अगर पढ़ दूँ, अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चोर नहीं होगा। तो ये जो जस्टिस है ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर आज हम सब इस बात का तहिया कर लें कि हमें अपने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाना है और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करनी है अदालतों के थ्रू,
तो मैं समझता हूँ असल आवाम की खिदमत उस तरीके से हो पाएगी, और इसी चीज़ के ऊपर अगर हम फोकस करें तो वो बेहतर होगा। दूसरी बात, एक तो पॉलिटिकल एलीट जो होती है, आइन के आप माहिर हैं, स्टूडेंट भी हैं, माहिर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, पढ़ के भी हैं। पॉलिटिकल एलीट जो होती है वो तशरी अपने आइन की अपनी करती है। उनके फायदे में होता है तो अच्छा होता है, उनके फायदे में अच्छा नहीं होता तो वो सही नहीं है। जिस तरह में आप वो CCI को जिस तरह इस्तेमाल किया जाए और करना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है आपकी, और सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 6 साल से इस बात पर बड़ा शोर मचा रही है कि जो CCI का दायरा इख्तियार है उसको बार बार वफाकी हुकूमत सर्कमवेंट करती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरी जो रीडिंग है, सिंध हुकूमत की जो रीडिंग है, वो ये कहती है कि जो गैस के मामलात हैं, बिजली के मामलात हैं, पानी के जो मामलात हैं, इनका फ़ैसला जो है वफाकी हुकूमत नहीं करेगी, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट करेगी। लेकिन आपने माजी में देखा कि इस तरह की चीज़ नहीं की गई। अभी भी जो पानी के ऊपर वफाकी हुकूमत फ़ैसले कर रही है उसके अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं लाया जा रहा। तो हम समझते हैं कि CCI को भरपूर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी रीडिंग ये है कि 18वीं तरमीम के बाद पानी की मिनिस्ट्री हो ही नहीं सकती। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जिसको इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के जो भी वजीर होंगे उसको लुक आफ्टर करना है। लेकिन आपने देखा फैसल साहब तो धमकियां देते हैं सिंध को, सिंध का पानी बंद कर दूंगा, वाल बंद कर दूंगा। नहीं, लेकिन उन्होंने, मैं कहता हूँ इस बात रिसेंटली वो कह रहे हैं कि मैं पानी का मसला हल करूंगा सीएम साहब के साथ बैठ के। इस बात पर भी आपको पजीराई करनी चाहिए कि उनको जब एहसास हुआ और उनको यकीन हो गया कि नहीं, सिंध जो बात कर रही थी वो ठीक है, तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात का एतराफ़ किया कि सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। तो मैं नवाज शरीफ ने किया है। क्या आप भी समझते हैं नवाज शरीफ के दौर में सिंध का पानी चोरी हुआ? देखिए, अगर मुझे पिछले 3 साल में पानी नहीं मिला, 4 साल में पानी नहीं मिला, तो किसका इख्तिदार था? मियाँ साहब का था। तो जाहिर सी बात है, मेरा पॉइंट यही जाएगा। मैं समझता हूँ कि गो के हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं 1991 के वाटर अकॉर्ड पे, बट बाहर कैफ वो एक वाटर अकॉर्ड हो गया जिस पे तमाम हुकूमतों ने, सूबों ने साइन किया था। चलें उसके तहत तो हमें पानी दें। हमारा कहना ये है कि हमें उसके तहत पानी नहीं मिल रहा, और वफाकी वज़ीर पानी ने इस बात का एतराफ़ किया कि सिंध को उसके हिस्से का जो जायज़ पानी है वो नहीं मिल रहा। क्या आसिफ अली जरदारी साहब, जब आपकी हुकूमत थी, प्रेसिडेंट, क्या सिंध को उस टाइम पानी का हिस्सा मुकम्मल मिल रहा था? मैं समझता हूँ उस जमाने में सिंध के हालात बड़े बेहतर थे, चाहे वो पानी की सिचुएशन हो, बिजली की सिचुएशन हो। 91 आपने मुआहदे की बात की है, कोटनी डाउन स्ट्रीम से 10 MF पानी जाना था, क्या गया 5 साल में? हमारे 5 सालों में बिल्कुल गया। उसमें मैं फर्क है सर। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर कर लूँगा। उन 5 सालों में 2 साल तो सैलाब आया था एक्चुअली, तो 2 साल तो पानी तकरीबन कोई 50 मिलियन एकड़ फीट। सर वो अलग चीज थी। नहीं, फ्लड अलग चीज थी। नहीं, मैं आपको साल की एवरेज निकालनी होती है, क्या 10 MAF पानी गया कि नहीं गया। मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ, उन 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी का हो जाएगा। दूसरी बात, सबसे पहले आपकी क़यादत कर रही है कि नवाज शरीफ के साथ एक सॉफ्ट हो रहे थे, बहुत ही हद से ज्यादा। 5 साल आपने उनको चलने दिया, फ्रेंडली अपोजिशन का आपके ऊपर दब्बा लगा। क्या इस गवर्नमेंट में आपने 3 महीने तक उनको चलने नहीं दिया? इतनी अपोजिशन, उस टाइम आसिफ जरदारी कहा था मैं 4 साल खामोश रहूंगा, 5वें साल अब मैं सियासत करूंगा। इस टाइम तो पहले महीने से आसिफ जरदारी ने सियासत शुरू कर दी। क्यों बिलावल साहब ने 5 साल में कभी तनकीद नहीं की मियां नवाज शरीफ के ऊपर? देखिए, जो फ्रेंडली अपोजिशन का मुकमुका का इल्ज़ाम हम पे लगता था, वो बिल्कुल गलत था, बेबुनियाद था, और वक्त ने साबित किया कि वो बेबुनियाद था। क्योंकि अगर मुकमुका हुआ होता तो हमारे खिलाफ ये FIA की इंक्वायरी नहीं चल रही होती। ये FIA की इंक्वायरी मियां नवाज शरीफ के दौर में स्टार्ट हुई। तो मैं समझता हूँ कि ना हमने माजी में मुकमुका किया है, ना हम आज करना चाहते हैं। हमने माजी में भी इशूज़ की सियासत की है, आइन व कानून की पासदारी की है, हम अभी भी यही करेंगे। जहाँ कहीं भी PTI की हुकूमत इख्तियारात से तजावुज़ करेगी, अवाम का इस्तेहसाल करेगी, अवाम के हुकूक को पामाल करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी इंतकाम में बिलीव नहीं करती, किसी को जेल केसेस नहीं बनाते, सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होती। आप ये करें, एक केस खुला है 2004 का आपके सामने, जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी हैं, अरबाब गुलाम रहीम भी। 2004 का केस इस टाइम क्या ये विक्टिमाइजेशन में नहीं आता? आप क्या चाहते हैं हम इंक्वायरी कुछ ना करें?
ना मैं सर आपसे पूछ रहा हूं, आप जरूर करें इनको, सबकी करें, उस दौर की जितने भी लोग। जी जी बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीज़ जिस चीज़ की हमें निशानदेही की जाती है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपके सामने चूंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता है तो मैंने कोशिश ये की है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकूं जिसके अंदर रिश्वत सतानी की रोकथाम कर सकें, और वो तभी हो सकती है जब हम मिसालें कायम करेंगे। हम अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। अभी सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्वायरी हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो एंटी करप्शन कर रही है। हमारी हुकूमत में ही लोगों को अपॉइंट किया गया था ना, गुरफत साहब को अपॉइंट किया गया था। पानी के हाइड्रेंट्स के खिलाफ बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगता था, लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी के लोगों के हाइड्रेंट्स हैं। यही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उन हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की है, हमने बंद किया चीज़ों को। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कर रहे हैं हम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी चीज़ें कर रहे हैं हम, ज़मीनों के मामलात में भी घुसे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि गलत चीज़ हो रही है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ACC की मीटिंग हुई थी, उसमें केसेस को अप्रूव किया गया। मैं आपके तवज्जुह से इस बात की यकीन दहानी पाकिस्तान की आवाम को कराता हूँ, एक शख्स को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन जिस किसी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई कोर्ट करेगी। डिपार्टमेंट उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी करेगा जी। अगर गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार भी करेंगे, अगर गिरफ्तारी का ऑर्डर कोर्ट करेगी तो करना पड़ेगा जी। सर हम कोई फैसला नहीं करेंगे, कोर्ट फैसला करेगा। सर गरीबों की पार्टी पीपल्स पार्टी, किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, सर गन्ने की कीमतें अभी तक तय नहीं हुई, लोग गन्ना जलाते हैं सर। पंजाब में ये मसला नहीं है, दूसरे सूबों में मसला नहीं है, सिंध में क्या ये मसला है? कौन इसके पीछे? गन्ने का मसला तो पंजाब में भी है। ये एक बड़ा मेजर इशू है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई नेशनल पॉलिसी बननी पड़ेगी ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को हम सही तरीके से रिजॉल्व कर सकें, ताकि जो हमारा काश्तकार है उसके इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जाए और जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके इंटरेस्ट को। सर ओमनी ग्रुप को क्या सपोर्ट किया जा रहा है? अनवर मजीद को क्या सपोर्ट किया जा रहा है? उनकी शुगर मिल को क्या सपोर्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं मसला तय होता है? सर आपको 10 साल 11वां साल हुकूमत है, न गन्ने का मसला हल हो रहा है, न बारदाने का मसला हल हो रहा है, न सर वाटर कमीशन जो कराची के जो लाड़काना के 90% लोग गटर का पानी पी रहे हैं। देखिए ये चीज़ें सारी आइडेंटिफाई की गई हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है, सही तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके अंदर बेहतरी आएगी। ठीक है, अपना जो है आप विजिट भी करके आए, रिसेंटली विजिट करके आए आप, जो है ना थर के अंदर बच्चों की हलाकतें, हद से ज्यादा मीडिया सब कुछ, आप तनकीद रहे कि आप गए खुद, कितने आरओ प्लांट बंद थे, आपने खुद देखा, आपने रिपोर्ट दी CM को, इम्तियाज शेख साहब भी आपके साथ था, फंक्शनल हुए, बाद में फंक्शनल हुए, बंद क्यों था? करप्शन है? क्या वजह है? थर कंट्रोल नहीं हो रहा, थर के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, क्या ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती? मसला क्या है सर? देखिए थर के जो डायनामिक्स हैं वो समझने की ज़रूरत है। इंसान को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ आरओ प्लांट्स नहीं चल रहे थे, लेकिन आज की सिचुएशन है कि आरओ प्लांट्स वापस चलना शुरू हो गए। क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि उनकी पेमेंट्स नहीं की गई थी। सिंध हुकूमत ने पेमेंट्स क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी डर गई थी इन इल्ज़ामात से जो बार बार मीडिया में लगाए जाते हैं। इतनी बुरी बुरी बातें की गई इन आरओ प्लांट्स के बारे में। आज इन आरओ प्लांट्स की अफादियत के बारे में आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहा है, फलाना ढिमकाना सब कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो मनफी प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मलाइन करने के लिए पिछले सालों में हो, उसकी वजह से उन आरओ प्लांट्स की पेमेंट नहीं की गई, और जब पेमेंट नहीं की गई तो वो चल नहीं पाए। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने उस मामले को रिजॉल्व कर लिया है, पेमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से तमाम आरओ प्लांट्स की पेमेंट की जा रही है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको लुक आफ्टर करेगा इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से इस चीज़ को हम चला पाएंगे। आपने थर में हलाकतों की बात की, ये बात भी दुरुस्त है कि थर में बच्चों की हलाकतें हुई हैं। तकरीबन कुछ 500 बच्चों की हलाकतें इन 8 माह में 9 माह में कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई जिसके तहत 3950 बच्चों का इंतकाल हुआ है 8 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा में। मैं सियासत करने की कोशिश नहीं कर रहा। हॉस्पिटल्स की तारीफ की है चीफ जस्टिस साहब ने हमारे हॉस्पिटल्स की तारीफ की है, खैबर पख्तूनख्वा को क्रिटिसाइज किया। अगर आप आज भी थर चले जाएंगे आपको तमाम वहाँ पे फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में नज़र आती हैं, इंक्यूबेटर्स लगे हुए। वहाँ पर इशू है मेल न्यूट्रिशन का। होता ये है कि एक औरत
अभी बच्चा पैदा करती है, अभी बच्चे को दूध पिला रही होती है कि वो वापस प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो औरत के अंदर वो सकत ही नहीं होगी कि एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सके, तो नेचुरली वो एक कमज़ोर बच्चा पैदा करेगी। अगर 2.5 पाउंड से कम वेट का बच्चा पैदा होगा मीर साहब, उसको मेडिकली इम्पॉसिबल है बचाना। और ये जो बच्चों का इंतकाल हुआ बिल्कुल हकीकत है, लेकिन हकीकत ये भी है कि वो सारे बच्चे वो हैं जो कि 2.5 पाउंड से कम जिनका वेट था, जिनको बचाना नामुमकिन था। सिंध गवर्नमेंट ने इस मेल न्यूट्रिशन के मामले को रिजॉल्व करने के लिए एक राशन की पॉलिसी स्टार्ट की है। हम सिंध के अंदर 3 महीने का हमने एक पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया थरपारकर ज़िले के लिए, जिसके अंदर हमने 50,000 ऐसे ख़ानदानों का चुनाव किया जहाँ पे या तो औरत प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही है। इन ख़ानदानों को अगले 3 माह तक सिंध हुकूमत राशन देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर असेस करेगी कि क्या ये मेल न्यूट्रिशन का मामला रिजॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। उम्मीद हम करते हैं इंशाल्लाह कि ये इफेक्टिवली काम कर सके, ताकि इस चीज़ को, इस पायलट प्रोजेक्ट को हम साल के पीपल्स पार्टी तनकीद करती है काफ लीग के दौर में कुछ भी हमने रोड बनाए, आरओ प्लांट लगाए, ठीक है सर, ये क्रेडिट आपको जाता है। परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर इतने बच्चे नहीं मरते थे, इतनी हलाकतें नहीं होती थी, आरओ प्लांट नहीं था। जिस तरह गंदम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, रोड जिस तरह, एक्सेस, मेडिकल, हॉस्पिटल, सब कुछ है, बच्चे आज मर रहे हैं। अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में इतनी दूध और शहद की नदियां बह सर, मैं नहीं बच्चों की हलाकतों की बात कर रहा हूं। मैं परवेज मुशर्रफ को बेहतर नहीं, एज ए डेमोक्रेटिक मैं गवर्नमेंट जमहूरियत में बिलीव करता हूं। शायद उनकी मीडिया मैनेजमेंट हमसे बेहतर थी, उन चीज़ों को छुपा लेते। ये थर के हालात अभी ऐसे नहीं हुए हैं मीर साहब। थर की सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी, मतलब थर के अंदर अगर बारिश नहीं हो रही तो किसी हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकती है। नेचुरल आफत है जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि पूरे थर में बारिश हो, सिंध में बारिश हो, पाकिस्तान में बारिश हो, ताकि हमारे पानी के इस मसले को हम हल कर सकें। सर, K4 मंसूबा बड़ा टारगेट, कराची के अंदर पानी का बड़ा मसला है, एक इंक्रोचमेंट। क्या आपको लग रहा है कि एक पानी का दूसरा इंक्रोचमेंट, वहां भी सियासत चमका रहे हैं मेयर साहब? अदालत से जरूर अहकाम आते हैं, लेकिन पिक एंड चूज हो रहा है, सियासी तौर पे उनके साथ खेला जा रहा है, आपको लग रहा है? और पानी के ऊपर 70-75 अरब, 12-14 अरब में ये बनना था, आज भी पैसे आपको नहीं मिल रहे। ख्वाजा इजहारुल हसन बार बार आपको टारगेट कर रहे हैं, बिला वजह वो टाइम देते हैं, 2028 तक भी और 18 तक, 16 तक, ये चलता जा रहा है सिस्टम, उनको बनते हुए नजर नहीं आ रहा। दोनों के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर सर आंखों पे, बट मैं समझता हूँ कि मेयर साहब को कुछ हक़ाइक़ भी कोर्ट के सामने रखने चाहिए थे। मेयर साहब को कोर्ट के सामने कराची वालों की इस तकलीफ़ को भी बयान करना चाहिए था। अगर आप इन लोगों को बेघर करेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ पे? अगर आप इनकी दुकानों को मिसमार करेंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ पे? ये जो 40-45 साल से इस शहर के अंदर आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, वो आपको पता है किन लोगों की वजह से बिगड़ा हुआ था। और अफसोस इसी बात का है कि जिन्होंने बिगाड़ा वही आज गिराने के लिए आ गए हैं। तो आपके भी इत्तेहादी रहे MQ? मेरे ख्याल में सबके इत्तेहादी रहे हैं, किसके नहीं आज रहे? भी आज भी इत्तेहादी है। मतलब नुकसान इस कराची का हुआ, और मैं समझता हूँ आज बहसीत कराची वाले के अफसोस होता है कि उन लोगों की दादरसी नहीं हो रही। मैं समझता हूँ अगर अदालत को बेहतर तरीके से मेयर साहब आइडेंटिफाई करते, KMC आइडेंटिफाई करती कि लोग आज यहाँ नहीं बस रहे, 40-45-50 साल से वहाँ पर हैं, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हाँ इंक्रोचमेंट का रिमूवल भी हो जाए, बट एट द सेम टाइम इन लोगों के इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जाए, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर चीज होती है। लीज दुकानें गिराई जा रही हैं जहाँ जिनका सियासी बस है। अच्छा, किन लोगों ने शहर में चाइना कटिंग की? जाहिर बात है जो आपके इत्तेहादी रहे, हर किसी के इत्तेहादी थे वो, आपके इत्तेहादी। तो जिन लोगों ने चाइना कटिंग की, आज वही लोग बैठ के, जिन्होंने लीजें दी वही लोग बैठ के उन लीजों को खत्म करें। सर, अवाम के इंटरेस्ट में आपको कोर्ट में जाना चाहिए था। देखिए, मैं तो बहैसियत सूबाई हुकूमत के, मेरा ये कंट्रोल है नहीं, मेरा दायरा कार नहीं है, बट मैं आज भी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों को इस चीज़ में अफेक्ट किया गया है वो सिंध हुकूमत के पास है, हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। किस तरीके से उनको अकोमोडेट किया जा सकता है, कोई ऑल्टरनेट ज़मीन की शक्ल में, कोई ऑल्टरनेट रोज़गार की शक्ल में, सिंध हुकूमत उनकी मदद करने के लिए तैयार है। हम तैयार हैं, हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक आपने बात की K4 की, K4 के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रेडिट लेते हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब लेते हैं। आज जो कोई भी K4 के ऊपर बात कर रहा है वो यही कहता है कि इसकी जो कॉस्ट एस्केलेशन हुई है उसकी वजह ये है कि इसकी प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं की गई थी। उसके अंदर जो ब्रिजेस को, कलवड़ों को बनना था उनको प्लान आउट नहीं किया था। बिजली के जो मंसूबे लगने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपने नहीं किया
तो आप एक अधूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चाहती है प्रोजेक्ट वो बने जो कि इफेक्टिवली आवाम को रिलीफ दे सके, और इसलिए हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास उन पैसों की ज़रूरत है ताकि हम इसको कम्प्लीटली इफेक्टिव बना सके, ताकि सही तरीके से कराची वालों की खिदमत हो सके। आज भी हम गुजारिश वफाकी हुकूमत से करते हैं कि वो अपने हिस्से का पैसा डालें, हम अपने हिस्से का पैसा डालेंगे। इसको लूट खसूट चोरी के इल्जाम ना लगाएं। कब बनेगा, किस दौर में चलेगा, टाइम लोग पूछते हैं। क्या आपने कहा मुस्तफा कमाल साहब, क्या उनके दौर को आपने ऑडिट करवाया? आपको शायद ये पता होना चाहिए कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बड़े केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं। उस दौर में कितना पैसा परवेज मुशर्रफ ने दिया था इस शहर को? जी बहुत सही। चाइना सियासी तौर आपने उनके साथ कोलेशन की, मुफाहमत, इस वजह से खामोश रहे। जो चाइना कटिंग और गलत चीज़ उस ज़माने में हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो चुकी है। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। टाइम आप नहीं देंगे K4 का? नहीं, K4 का मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। आज अगर वफाकी हुकूमत जो फंड्स दरकार हैं हमें दे दे तो हम इसको 2 साल में कंप्लीट कर देंगे। ऑडिट होना चाहिए, देर क्यों हुआ है? आप रेडी है, गवर्नमेंट रेडी है? नो इशू। आरओ प्लांट पे भी रेडी, ऑडिट होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बैरिस्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने खुल के बात की है। गवर्नमेंट जमहूरियत में बिलीव करती है पीपल्स पार्टी, और हुकूमत चले, अवाम को रिलीफ मिले, पब्लिक को रिलीफ मिले, लेकिन मिल नहीं रहा। इतने वादे, इतने दावे सिंध के अंदर, और इन्होंने जो डिलीवर किया है वो भी आपके सामने। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।